Topic name is income from other sources. It runs from section 56 to 59. अब एक्चुअली एवरी टॉपिक का द फर्स्ट सेक्शन इज़ योर चार्जिंग सेक्शन. तो सेक्शन 56 इज़ योर चार्जिंग सेक्शन विच सेज दैट क्या होगा, तो यहाँ पे इनकम टैक्सेबल होगी. सेक्शन 56 सेज दैट, अच्छा सेक्शन 56 को याद करने के लिए लेट्स रिवाइज सेक्शन 14 क्या बोलता है. सेक्शन 14 सेज ऑल इनकम आर डिवाइडेड इनटू 5 हेड्स ऑफ इनकम. ये 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या क्या है? इट इज़ इनकम फ्रॉम सैलरी. अगर आप जॉब पे जा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, दैट्स योर इनकम फ्रॉम सैलरी. इट रन्स फ्रॉम सेक्शन 15th to 17th. Then we have income from house property. It runs from section 22 to 27. Then we have अगर आप बिजनेस से पैसे कमा रहे हो तो बिजनेस इनकम. It runs from section 28 to 44. And then we have income from capital gains. It runs from section 45 to 55. And then this last head of income which we are going to study in this topic, that is your EFOS, income from other source. It runs from section 56 to 59. And just मैं भी आपको कह रहा था कि ये सेक्शन 56 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है. ये चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? ऐसी कोई भी इनकम जो इन 4 हेड में टैक्सेबल नहीं है, ऐसी कोई भी इनकम जो इन 4 हेड में टैक्सेबल नहीं है एंड वो एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है. देयर आर सम इनकम विच इज़ एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, विच इज़ एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10. तो उनको छोड़कर बाकी कोई भी इनकम जो बच गई जो इन 4 में टैक्सेबल नहीं है वो यहाँ टैक्सेबल होगी. अच्छा, तो सेक्शन 14 ने क्या किया? सारे इनकम को 5 ग्रुप में डाल दिया. सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन और इफोस. इन पांचों इनकम को ऐड करके जो आता है उसको बोलते हैं GTI, ग्रॉस टोटल इनकम. एंड दिस 5 हेड्स ऑफ इनकम फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं. दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. इसका मतलब ये है कोई भी एक इनकम 2 हेड में नहीं जा सकती है. एक इनकम कोई भी एक ही हेड में जा सकती है. एंड एग्जॉस्टिव मतलब ऐसी कोई इनकम नहीं जो इन 5 हेड में कहीं पे भी नहीं जाए. कोई ना कोई तो हेड में जाएगा. क्योंकि आप देखो ना, 5th हेड कौन सा है? इफोस. व्हाट इट सेज? ऐसी कोई भी इनकम जो 4 में नहीं जाएगा वो अपने आप ही यहाँ पे आ जाएगी. ओके, सेक्शन 56 चार्जिंग सेक्शन. इट सेज दैट सेक्शन 56 में क्या बताया जो चार्जिंग सेक्शन, उसमें 2 है. सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 विच टॉक्स अबाउट जनरल टैक्सेबिलिटी. जनरल टैक्सेबिलिटी में कुछ एग्जाम्पल देते हैं. लाइक ऐसी कोई भी इनकम जो 4 हेड में टैक्सेबल नहीं है. तो फर्स्ट इज एग्जामिनरशिप फीस रिसीव्ड बाय कॉलेज प्रोफेसर फ्रॉम द मुंबई यूनिवर्सिटी. ये जो प्रोफेसर है ये कौन सा, एक कोई कॉलेज का प्रोफेसर है. लेट्स से केलकर कॉलेज का है, लेकिन इसको एग्जामिनेशन फीस कौन दे रहा है? मुंबई यूनिवर्सिटी. तो डेफिनेटली इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं है. अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आ सकता. तो इट कम्स अंडर द हेड इफोस. दूसरा बच्चों, रेमुनरेशन ऑफ MP MLA. MP और MLA को जो रेमुनरेशन मिलता है वो कोई गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं होते हैं एंड देयरफॉर वो वहाँ टैक्सेस इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल नहीं है. तो कहाँ टैक्सेबल है? इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इफोस. नेक्स्ट एग्जांपल, डायरेक्टर सीटिंग फीस. अच्छा, विद सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 इट सेज अबाउट स्पेसिफिक टैक्सेबिलिटी. तो कुछ पॉइंट को स्पेसिफिकली पुटअप किया है. तो फर्स्ट है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज. अगर आपको लॉटरी से कुछ पैसे मिले, जैसे मान लीजिए आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई. लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैम्बलिंग एक्सेट्रा. इन दैट केस ये हमेशा टैक्सेबल है एज इफोस. इट इज़ ऑलवेज टैक्सेबल एज इफोस. मतलब अगर आपका यही काम है, टिकट खरीदना ही आपका काम है, तो भी ये कहाँ टैक्सेबल है?
इट इज़ ऑलवेज टैक्सेबल एज ईफोस। और अच्छी बात तो ये है, इस इनकम को कमाने के लिए अगर आपने कोई खर्चे किए हैं तो वो खर्चे का भी डिडक्शन नहीं मिलता। नो एक्सपेंसेस इज अलाउड एज डिडक्शन, मतलब पूरा का पूरा 1 करोड़ पे आपको टैक्स लगना पड़ेगा। सेकेंड है बच्चों, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर स्कीम। एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स, इसका मतलब क्या हो गया? सपोज एक एम्प्लॉयर है, इसने क्या किया, अपने एम्प्लॉय के पगार थी 10,000, उसमें से 1,000 रुपीज़ काट लिया और उसको हाथ में पे किया 9,000। तो लॉ क्या बोलता है कि दिस 1,000 रुपीज़ फर्स्ट इट विल कंसिडर्ड एज ए इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर। पहले बच्चों इसको इनकम मानी जाएगी एज ईफोस ऑफ द एम्प्लॉयर, and then it will be allowed as deduction if this amount is deposited in the staff welfare scheme before due date। अगर ये पैसा उनके एम्प्लॉय के जो स्टाफ वेलफेयर जो स्कीम था वहाँ पे जमा कर दिया बिफोर ड्यू डेट, तो आपको बेटा इसका क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। इन शॉर्ट आपको इस 1,000 पे टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, अगर एसएससी इसे डीलर इन सिक्योरिटी, एसएससी का काम ही है ये सिक्योरिटी में ही डील करता है, तो उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा ये उसका मेन काम है बच्चों, तो ये बिजनेस इनकम में टैक्सेबल होगा। इन अदर केसेस टैक्सेबल होगा एज ईफोस। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर लेट आउट कर दिया है तो इनकम फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर लेट आउट। अगर एसएससी का धंधा ही यही है, इफ़ इट इज़ ए रेगुलर एक्टिविटी ऑफ द एसएससी, मतलब उसका काम ही यही है, तो टैक्सेबल होगा बिजनेस इनकम में। इन ऑल अदर केसेस ईफोस में। मतलब अगर सपोज मेरी दुकान है जिसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे नहीं होते प्रोजेक्टर लोग रेंट पे देते हैं, प्रोजेक्टर होता है, बहुत सारी चीज़ रेंट पे दी जाती है, उसका काम ही वही है। अगर काम ही वही है तो बिजनेस इनकम में टैक्सेबल होगा। इन अदर केस इट विल टैक्सेबल एज ईफोस। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर लेट आउट अलॉन्ग विद बिल्डिंग लेट आउट, मतलब बिल्डिंग के साथ में दिया जहाँ पे इनको सेपरेट नहीं कर पा रहे अपन। जैसे आपने एक ऑडिटोरियम हॉल रेंट पे दे दिया तो डेफिनेटली उसके साथ में आपने चेयर्स भी दे दिए, है ना, एसी बीसी सब सारे अरेंजमेंट करके दिए हुए हैं। इन दैट केस अगर वो आपका ये काम ही वही है, अगर आपका धंधा ही वही है तो बिजनेस इनकम, और अगर धंधा नहीं है, वो धंधा नहीं है, कभी कभार किया ऐसा चीज़, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देन वी हैव की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। बेटा टैक्सेशन में ना की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज ऑलवेज टैक्सेबल। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज ऑलवेज टैक्सेबल। लेट्स अज्यूम करते हैं की मैन किसको बोलते हैं? हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई की मैन होता है। की मैन मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन। तो उसके ऊपर जो पॉलिसी ली हुई है वो, अगर मैच्योरिटी अमाउंट एम्प्लॉयर को मिलता है, एम्प्लॉयर मतलब बॉस को मिलता है, तो इट विल बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। अगर मैच्योरिटी अमाउंट एम्प्लॉय को मिलता है तो टैक्सेबल है सैलरी इनकम। और अगर एम्प्लॉय के फैमिली मेम्बर्स को मिलता है, इन एनी अदर केस अगर एम्प्लॉय के फैमिली मेम्बर्स को मिलता है तो टैक्सेबल है ईफोस में। नेक्स्ट बच्चों गिफ्ट्स। तो गिफ्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? गिफ्ट के ऊपर लेट्स टेक एन एग्जांपल। गिफ्ट बच्चों, अगर गिफ्ट मिल रहा है मनी, गिफ्ट क्या मिल रहा है? मनी। इन दैट केस इफ एग्रीगेट अमाउंट, टोटल अमाउंट इज मोर देन 50,000, if aggregate amount is more than 50,000 then entire amount is taxable, अगर आपको गिफ्ट मिलता है कितना बच्चों? 50,000 के ऊपर,
तो एंटायर अमाउंट टैक्सेबल है। लेट्स से मेरे को गिफ्ट मिल गया 51,000, इन दैट केस द एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल। नेक्स्ट है बच्चों, देखो ये वर्ड क्या लिख रहा हूँ, स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी, सारे नहीं, स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी। और इसको याद कैसे करेंगे बेटा, स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या, SAB DPJ। तो S फॉर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, A फॉर आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, B फॉर बुलियंस, D फॉर ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें। तो मैं एक बार वापस पढ़ के सुनाता हूँ। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, स्कल्पचर्स मतलब मूर्ति वृत्ति, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, एनी वर्क ऑफ आर्ट, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, पेंटिंग, ड्राइंग्स, ज्वेलरी, दिस। अगर ये प्रॉपर्टी है, अगर उसका अगर आपको वो फ्री में मिला है, फ्री में मतलब अपने एक भी रुपये नहीं दिया है, तो इफ़ फेयर मार्केट वैल्यू इज मोर देन 50,000, if fair market value is more than 50,000 then बेटा इट इज़ टैक्सेबल। अगर फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 के ऊपर है तो टैक्सेबल। जैसे मान लीजिए ज्वेलरी किसी ने गिफ्ट दिया जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 80,000 है, गिफ्ट मतलब प्योर गिफ्ट, आपने उसके लिए एक भी रुपया नहीं दिया, तो ये टैक्सेबल है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए ज्वेलरी 80,000 का था और मेरे को मेरे फ्रेंड ने इसको 10,000 में दे दिया, तो देखने से मालूम पड़ता है कि ये ट्रांजेक्शन को कलर किया हुआ है। इसको बोलते हैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। मतलब मैं गवर्नमेंट को दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं मैंने उसको पैसा दे के लिया, ये गिफ्ट नहीं है। सो दिस कलर ट्रांजेक्शन को भी बड़ा इसी सेक्शन के अंदर लाया गया, सेक्शन 56 के अंदर। तो सेक्शन 56 के अंदर क्या बोलता है, इफ़ डिफरेंस अमाउंट, जैसे मैं 10,000 उसको दे दिए, इफ़ डिफरेंस अमाउंट इज मोर देन 50,000, जैसे अपने एग्जाम्पल में 70,000 दे रहा है, ये देखो ना 80,000 का ज्वेलरी है, वो 10,000 में दे रहा है, मतलब दाल में कुछ काला है। इफ़ डिफरेंस अमाउंट इज मोर देन 50,000 देन डिफरेंस अमाउंट मतलब 70,000 इज टैक्सेबल। लेकिन याद रखना बेटा, जब आप गिफ्ट दे रहे हो इट शुड बी ओनली स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है बच्चों इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग। सेम कंसेप्ट है, सिर्फ फेयर मार्केट वैल्यू के बदले आ जाएगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अगर आपको कंप्लीटली गिफ्ट मिल रहा है, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 50,000 तो इट इज टैक्सेबल। और कभी कभी क्या है कि आपने ना आपके फ्रेंड से एक ज़मीन लिया, ज़मीन तो था बेटा 1 करोड़ का, 1 करोड़ का, लेकिन वो आपको 1 लाख में दे रहा है। अरे 1 करोड़ का चीज़ 1 लाख में दे रहा है, दाल में काला है, दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है, तो योर डिफरेंस अमाउंट इज 99 lakhs। दिस डिफरेंस अमाउंट इफ इट इज मोर देन 50,000 तो डिफरेंस अमाउंट विल बी टैक्सेबल। सो गिफ्ट में 3 चीज़ें आ गई बेटा, जब बोलना क्या क्या, मनी, स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी, खाली स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें क्या क्या आएगा, ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, एनी वर्क ऑफ आर्ट है, बुलियन है, ज्वेलरी है, और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये सेक्शन 56 का लाने का मेन मकसद ये था कि ना लोग ब्लैक मनी को वाइट मनी में ऐसा कर रहे थे, मतलब दिखावे के लिए गिफ्ट दिख रहा था। अच्छा, वैसे आप गिफ्ट किसको बोलते हो, गिफ्ट मीन्स समथिंग विच इज़ आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। डेफिनेटली आपके पेरेंट्स आपको जो दे वो रियल गिफ्ट है। तो ये सेक्शन का पर्पस ये नहीं था कि रियल गिफ्ट नहीं हो, ये सेक्शन का पर्पस ये था कि जो कलर ट्रांजेक्शन कर रहे थे वो नहीं हो। तो इसमें लिखा है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में ये लिखा है फॉलोइंग गिफ्ट्स आर नॉट टैक्सेबल, फॉलोइंग गिफ्ट्स आर नॉट टैक्सेबल। पहला, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए रिलेटिव, अगर रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं है। मतलब भाई रक्षाबंधन के दिन कुछ गिफ्ट दे रहा है, इट इज़ डेफिनेटली आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वो टैक्सेबल नहीं है कितने भी अमाउंट का हो। सो गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए रिलेटिव इज़ नॉट टैक्सेबल। दूसरा, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, शादी के दिन अब कोई भी गिफ्ट मिलेगा, नॉट टैक्सेबल। गिफ्ट रिसीव्ड अंडर ए
विल और इनहेरिटेंस, अगर आपको विल में गिफ्ट मिल रहा है तो भी टैक्सेबल नहीं है, ठीक है।